सिस्टम हो, चाहे वो भारत का इसरो। अच्छा चलिए, सूर्य के बाद आगे चलते हैं मंगल। मंगल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। मंगल राहु के साथ है 2 जून तक, और ये 2 जून तक मंगल राहु का अंगारक श्राप चलेगा। हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं अग्निकांड की होती हैं, रोज़ मैं भी आपके साथ शेयर करता रहता हूं, और बहुत सारे मित्र मुझे भी व्हाट्सएप में भेजते हैं कि पंडित जी ये न्यूज़ एक और आ गई है, तो मैं उनकी भेजी हुई न्यूज़ को भी शेयर करता हूँ। फिर तो थोड़ा स्वयं भी ध्यान से रहिएगा, क्योंकि जब प्राइवेट हमारी व्यक्तिगत कुंडली में होता है ये मंगल राहु या मंगल शनि का योग, तो हमारे लिए भी वो चोट का, झगड़े का, ब्लड इन्फेक्शन का, स्किन इन्फेक्शन का कारक हो जाता है। क्योंकि मंगल ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर। अगर वो राहु या शनि से दूषित हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो ये दिन चल रहे हैं, और जिनकी कुंडली में हुआ उनकी दशा या अंतरदशा भी राहु या मंगल वाली हुई, तो बॉडी रिसीव कर लेती है वो सारी बैड नेगेटिविटी। तो इसके लिए एक दाल होती है स्पेशल, मैं बताता हूँ सबको, साबुत मसूर की दाल। वो इन दिनों में खानी नहीं चाहिए, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। साबुत मसूर की दाल, वो थोड़ी सी ब्राउनिश सी होती है, एक्चुअली वो लाल मसूर माना गया उसको, पर वो लाल मसूर, बिगड़ा हुआ लाल जब हो गया कोई भी, वो राहु या शनि से प्रभावित हो जाता है। बिगड़ा हुआ लाल, खट्टा लाल, वो राहु या केतु से, जैसे टमाटो है या सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें, उनमें केतु का इफेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए जब कुंडलियों में हम मंगल केतु देखते हैं तो कहते हैं टमाटर दान करो, लाल चटनी दान करो। मंगल राहु देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि साबुत मसूर दान करो। ये एक सिस्टम है नेगेटिविटी को दूर करने का, ठीक है। चलिए, मंगल 2 जून से लेकर फिर 12 जुलाई तक अपनी ही राशि में रहेंगे, मेष राशि में, स्वयं राशि में रहेंगे। थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे जब वो 2 जून से राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन अभी भी मैं मंगल को इतना स्ट्रांग नहीं मानूंगा, क्योंकि वो शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाएंगे। जब मंगल 2 जून को राहु के पंजे से निकल जाएंगे, चले तो मेष में जाएंगे जो उनका अपना घर है, पर शनि महाराज बैठे हुए कुंभ राशि में, वहाँ से तीसरी दृष्टि बन जाती है। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसको वक्र बोला जाता है, और वक्र में या तिरछी दृष्टि में आ जाना अच्छा तो नहीं माना गया। पर मंगल राहु जितना बुरा प्रभाव नहीं होगा, दृष्टि का प्रभाव अलग होता है, और साथ युति हो जाए। तो मैंने जब ये मंगल राहु का श्राप लगा था गोचर में, तो मैंने सबको बताया था कि ये लंबा चलने वाला योग होगा। तो नैनीताल के जंगलों में लंबी आग लगी हुई है अभी तक, लंबी आग, क्योंकि कच्चे कोयले के ऊपर अग्नि गिर गई ना, वो धधकता रहता है लंबा टाइम। ये वो नहीं है कि एकदम कोई पेट्रोल से या डिस्ट्रॉय हुआ और ठंडी हो गई, ये लंबी चलती रहती है। इसीलिए कुंडली में भी अगर ये मंगल राहु हो तो ये बहुत लंबे अरसे तक इंसान को बीमारियां, झगड़े, परेशानियां तंग करती रहती हैं, विशेषकर पक्के दोस्त और सगे भाई। चलिए, अगला ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति महाराज इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह 13 महीने एक राशि में रहते हैं। गुरु महाराज आ तो गए हैं वृष राशि में, 2 मई को ही आ गए थे, पर आते ही वो अस्त हो गए। इसलिए जितनी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस बनती हैं बृहस्पति के वृष राशि में आने की, अभी हमारे ऊपर किसी पे भी लागू नहीं हुई है। गुरु ग्रह अस्त हैं कब तक? ये भी 2 जून तक। देखिए 2 जून का दिन कितना अच्छा होगा कि जब मंगल राहु का अंगारक दोष भी टूट जाएगा और बृहस्पति भी उदय हो जाएंगे। तो एकदम अगले 2 दिनों में आप देखिएगा ऐसी न्यूज़ बनेगी कैसे स्टॉक एक्सचेंज राइज होती है। जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे, मंगल राहु का अंगारक दोष टूट जाएगा। ये 2 जून की रात, यानी कि समझ लीजिए 3 जून को, तो 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून, ये वो दिन होंगे एकदम मार्केट प्राइस उठ जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज जाग जाएंगे।
अब बृहस्पति जब वृषभ राशि में आए तो गोल्ड के रेट में जो उछाल आया है उसका आप कारण समझ लीजिए कि जो वृषभ राशि होती है शुक्र ग्रह की राशि है, श्रृंगार की राशि, और बृहस्पति है स्वर्ण के कारक। जब स्वर्ण स्वयं श्रृंगार के घर चला जाए, जब सोना गोल्ड स्वयं श्रृंगार के घर चला जाए तो उसमें भी उछाल आता है। और वो जो आपके प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं कि वहाँ युद्ध लग गया, वहाँ अमेरिका के डॉलर के साथ उसका संबंध है, वो प्रैक्टिकल रीज़न है, वो तो कारण बनते हैं। लेकिन जो ऑल टाइम हाई हो गया वो 75 को टच कर गया और इसकी न्यूज़ है 85 तक जाने की और जाएगा भी। अब जब ये अस्त हुआ 6 मई को तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उसका भाव डाउन चला जाता है, गिर जाता है। लेकिन इस समय मैं स्टडी कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा गिरा भी नहीं है, 73, 74, 75 के बीच में घूम रहा है, जबकि मुझे उम्मीद थी कि 68, 70 तक आए। उसके पीछे जब उसको देखा गया तो वो श्रृंगार की राशि में है कि वो अस्त होने के बाद वहीं रुक गया, बड़ा नहीं है। जबकि मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये गिरना चाहिए, अगर वो किसी और राशि में होता तो ये गिरता भी। बाकी अभी भी 2 जून तक है, देखेंगे क्या होता है। पर देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से हमारे जीवन में गोल्ड के अलावा बहुत ज़्यादा प्रभाव आते हैं, क्योंकि गुरु केवल गोल्ड का कारक नहीं है, गुरु ज्ञान का भी कारक है, गुरु बड़े भाई का कारक है, गुरु संतान का भी कारक है, गुरु विवाह का भी कारक है। विशेषकर कन्या की जन्मपत्री में तो गुरु पति का कारक है। अगर जन्मपत्रियों में कुंडलियों में ही बृहस्पति अस्त हो या नीच राशि में हो और गोचर में भी डाउन चला जाए तो उन लोगों के जीवन में बहुत अधिक नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, जिनकी कुंडलियों वाला गुरु ग्रह नेष्ठ अवस्था में होता है, यानी कि नेगेटिव अवस्था में होता है। तो बृहस्पति कोई शुभ अवस्था में तो नहीं है। ये 2 जून तक बृहस्पति भी अस्त रहेंगे, इसलिए धन का कारक गुरु है, फाइनेंसिस का कारक गुरु है। बहुत सारा पैसा कई बार फंस जाता है, लेन देन के झगड़े पड़ जाते हैं, जहाँ से एक्सपेक्ट होती है पेमेंट वहाँ से मिल नहीं पाती है, जो रिश्ते की बातें चल रही होती हैं वो सिरे नहीं चढ़ पाती हैं, क्योंकि उधर दूसरा ग्रह भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, तारा जिसको कहते हैं ना डूबा हुआ है, वो भी अस्त है। उसके बारे में भी अभी आप बताता हूँ मैं। सो थोड़ा ध्यान रखें, पिता, दादा, बाबा, बड़ा भाई, हमारे अपने टीचर्स, गुरु, अध्यापक, हमारे संत महात्मा, ये सब बृहस्पति के सूचक होते हैं। इस समय गुरु अस्त है, अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। जिनके घर में सफ़ेद बालों वाले दादाजी हैं, परदादा जी हैं, उनके चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद में ही तो बृहस्पति है। बृहस्पति पीपल को कहा गया है। जितने बड़े बड़े आप कथा कहानी पढ़ लीजिए, बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो 2 वृक्ष हैं, एक बोधि वट वृक्ष, एक पीपल वृक्ष। इनके नीचे बैठकर हुई है, दोनों बृहस्पति के कारक हैं। तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसके पीछे विज्ञान ये है। और इसीलिए जब हमारे ऋषियों मुनियों ने पीपल की सेवा करने का, हमारे महर्षियों ने आदेश दिया हमें, और उसके साथ कुछ कहानियाँ जोड़ दी कि इसको काटना मत, इसे काटोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। आज हमें पता चलता है कि जब पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, प्रदूषण, और जितने भी सोशल वर्कर हैं, खासकर पोल्यूशन के विषय में जो काम करते हैं, अब शोर मचाते हैं, पीपल लगाओ, पीपल लगाओ, पीपल लगाओ। और जब हमारे ऋषि मुनियों के कहने पे हम सनातनी लोग पीपल लगाते, पीपल की पूजा करते, पीपल पे जल चढ़ाते, तो हमें क्या कहा जाता था पता है आपको?
कि इनको पेड़ नज़र आ जाए तो ये पेड़ की पूजा करने लग जाते हैं, इनको पहाड़ नज़र आ जाए तो ये पहाड़ की पूजा करने चले जाते हैं, इनको पशु नज़र आ जाए तो ये पशु की पूजा करने चले जाते हैं। आज समझ आती है ना आपको कि हमारे ऋषि मुनियों ने अगर उस समय जब ना टेलीस्कोप था, ना तार थी, ना माइक था, ना ये कैमरा था, तब इन ग्रहों नक्षत्रों की चाल, पृथ्वी से इनकी दूरी, गुरुत्वाकर्षण में इनका प्रभाव, ये चेक करके हमें जानकारियां दी और हमें अपने ही तरीके से समझाया कि इसे काटना मत, नुकसान बहुत हो जाएगा, वंश का ही नाश हो जाएगा अगर पीपल को काट दिया तो आज पीपल काट दो, वंश नाश हो ही जाएगा। पीपल काट दो, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा कि वंश का नाश हो जाएगा। तो जब ऋषियों ने कहा तो लोगों ने इसको पाखंड कहा, इसको अंधविश्वास कहा। आज जब बड़े बड़े सोशल वर्कर कहते हैं, है ना, कोई फॉरेन से आके बोल दे कि क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए पीपल लगाओ, तो कहते हाँ अब ठीक है, योग का योगा हो जाए ठीक है, राम का रामा हो जाए ठीक है, कृष्ण जी का हरे कृष्णा हरे रामा, यूरोपियन उधर से तिलक लगा के आ जाए तो ठीक है। ये हम लोग हैं। चलिए समझिए इन बातों को। बृहस्पति की बात कर रहा हूँ जो पीपल के कारक है। पीपल की सेवा भी करनी चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए, पीपल लगाते भी रहना चाहिए। हालांकि पीपल आज तक किसी ने नहीं लगाया, जो इतिहास है। पीपल कौवा लगा देता है, समझ गए, पीपल कौवे की बीट से ही लग जाता है, पीपल गलहरी के कारण लग जाता है। तो ये उन्हीं की धरती है जो इनका बीज रोपण करते हैं किसी न किसी बहाने से। इसलिए पंछियों के लिए भी पानी अवश्य रखें। ये वो महीने हैं दो, जेठ और आषाढ़। दाना रखें, चाहे वो गिलहरी ले, उसका भी हिस्सा है। उसको तो भगवान राम ने उसकी पीठ पे हाथ फेर के उसके लकीरें जो दो बनी हुई हैं, वो भी जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, वो भी अपने मुख में रेत ले जा रही थी। तो उसका भी हिस्सा है इस पृथ्वी में, इस धरती पर। तो आपको ये जो 2 महीने हैं अथाह गर्मी के हैं, पंछियों के लिए, पशुओं के लिए, गाय के लिए, गिलहरी के लिए दाना, पानी, रोटी, जल सारे प्रबंध करने चाहिए। प्रभु कृपा करेंगे। अब मैंने कह दिया प्रभु कृपा करेंगे, अगर किसी साइंटिस्ट ने जब कहेंगे तो वो कहेंगे हाँ अब ठीक है, प्रभु का नाम ले दिया, ये गड़बड़ है। चलिए, तो बृहस्पति अस्त 2 जून तक है। वैसे गुरु 13 महीने तक वृष राशि में रहेंगे। वृष राशि जो है वो शुक्र की राशि है। शुक्र जो है वो असुरों के गुरु हैं और बृहस्पति जो है वो देवों के गुरु हैं। जो देवों के गुरु हैं वो असुरों के गुरु के घर में चले गए हैं, यानी कि 2 आचार्य, 2 प्रिंसिपल्स मिले हैं और ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं। चाहे दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो देवताओं के गुरु हैं, वो असुरों के गुरु हैं, लेकिन सम्मान इतना है कि मीन बृहस्पति की राशि है, वहाँ पे शुक्र उच्च हो जाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, गुरु के घर जब शुक्र जाते हैं वो उच्च हो जाते हैं। यानी मतलब जब 2 आचार्य मिलते हैं तो उनके बीच में जो विचार का आदान प्रदान होता है उससे संसार का भला होता है। उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। उनके शिष्य लड़ते रहते हैं कि हम तो असुर हैं, वो कहता नहीं हम देव हैं, हम सागर मंथन में इस तरफ खड़ेंगे, हम उस तरफ खड़ेंगे। लेकिन जब स्वयं टीचर्स मिलते हैं, वो चाहे 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के हों, पर जब वो मिलते हैं तो वो फिर शिष्यों का भला ही कर देते हैं। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों का प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन हमें वेट करनी है 2 जून की, जब तक गुरु अस्त हैं। और 2 जून को ही बाई चांस मंगल और राहु भी अलग अलग हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा दिन होगा 3 तारीख का, 4 तारीख का, 5 तारीख का। तो आपके काम जो रुके हुए हैं वो बनेंगे और खुशखबरियां मिलेंगी, भला होगा, नेचर की तरफ से भला होगा जब आपको कोई खुशखबरी मिल जाए। आइए बात करते हैं शनिदेव की। इस ब्रह्मांड के सबसे धीमा चलने वाले ग्रह हैं शनि महाराज। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और शनिदेव के प्रभाव से जीवन में
सफलता, जितनी भी सक्सेस है, चाहे किसी का भी कोई भी लग्न हो, चाहे वो देव श्रेणी का हो चाहे वो दैत्य श्रेणी का हो, शनि देव के प्रभाव से, आशीर्वाद से ही सफलता मिलती है। शनि महाराज अगर कृपा दृष्टि डाल दें तो मैंने शनि और राहु के प्रभाव से मजदूरों को भी, हमारे पास बहुत सारे केस हैं, कारखानों के मालिक बनते देखा हुआ है। अरबों करोड़ों तक पहुंचाने वाले ये दोनों ही हैं, शनि और राहु। अब राहु शनि का ही तो शिष्य है। जो ज्योतिष के मेरी तरह स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें पता है ये श्लोक, कुजावत केतु शनिवत राहु, कि जैसा कुजा होगा यानी कि मंगल होगा वैसा केतु का प्रभाव होगा, जैसा शनि होगा वैसा राहु का प्रभाव होगा। और अगर किसी की कुंडली में शनि और मंगल दोनों शुभ अवस्था में हुए तो राहु और केतु तो फिर इंसान के लिए वो रक्षक बन जाते हैं। कि ये जो रेयर केस हमने देखे हैं कि पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला रिलायंस स्थापित कर देता है। और ये जो राहु केतु है, इनकी चाबी शनिदेव के पास है। और शनि की चाबी किसके पास है पता है आपको? महादेव के पास। कुंडली में कहाँ मिलेगा वो? चंद्रमा। सो जिनकी कुंडलियों में मंगल और शनि शुभ अवस्था में, राहु केतु कुछ नहीं कहेंगे। और जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा शुभ अवस्था में, शनि क्या कहेंगे? क्योंकि चंद्रमा स्वयं महादेव का रूप है, चंद्रशेखर उनको कहा गया है, उनके जटाओं में सुशोभित रहता है। सो कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर हो, नीच हो, कहीं छठे आठवें घर में फंसा हो तो शनि का प्रभाव अच्छा नहीं मिलता। क्योंकि वो शिव जी की चाल है, 2.5 चाल, 2.5 दिन एक राशि में रहता है। लोग कहते रहते हैं मेरा उच्च का शनि है, मैंने नीलम पहना है, मैं काम नहीं कर रहा। पंडित जी बड़े बड़े ज्योतिषियों को दिखाया, वो कहता है नीलम पहन लो, ये बन जाओगे। ये मैंने तो पहन लिया है, मैंने तो बड़ा कॉस्टली मंगाया, मैंने वहाँ से मंगाया, मैंने वहाँ से मंगाया है, काम नहीं करता। मैंने चुपके से मैं चंद्रमा को ढूंढता हूँ कहाँ है, तो चंद्रमा छुप कर बैठा होता है छठे घर में। तो तुला लगन की कुंडली में उच्च का शनि लेकिन चंद्रमा कमजोर, जब तक वो फॉर्मूला समझ नहीं आएगा चंद्रमा वाला तो लाखों रुपए का नीलम भी असर नहीं करता। ये एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक। सो शनि महाराज की स्थिति इस समय कुंभ राशि में है। 30/3/2025 तक वहीं रहेंगे कुंभ राशि में। शनि देव बीच में वक्री भी होंगे 29 जून को, और 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। तो जून की बात मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि शनि के वक्री होने से ही एकदम मंदा भी पड़ता है। क्योंकि शनि लोहे का, चमड़े का, तेल का, कंस्ट्रक्शन का, पेट्रोलियम गुड्स का, रबर का, केमिकल का, लिकर का, हर प्रकार के केमिकल्स का शनि ही तो स्वामी है। और जब भी शनि वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, नीच राशि में चला जाए, गोचर में चलता हुआ, तो हाहाकार मच जाती है दुनिया में। तो 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे, 15 नवंबर तक रहेंगे। लंबा अरसा है ये, जून से नवंबर तक का। तो उस समय शनि संबंधित जो कार्य कर रहे हैं लोग, यही जो मैंने आपको बता दिया, लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, मकानों का काम, केमिकल्स का काम, उनमें गड़बड़ हो जाती है, बच के रहिएगा। ठीक है। शनि का एक और प्रभाव हमारे ऊपर आता है, उसको 7.5 बोलते हैं। जो मीन राशि के लोग हैं, यहाँ पे मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर ये 7.5 का पहला ढैया चल रहा है, पहले 2.5 साल। उससे पिछली जो कुंभ राशि है उनके ऊपर दूसरा ढैया चल रहा है, और जो उससे भी पीछे है मकर राशि, उनकी 7.5 समाप्त होने जा रही है, तीसरा ढैया चल रहा है। लेकिन कब समाप्त होगी? 30 मार्च 2025 को। तो वो तो हो जाएंगे मुक्त, जो मकर राशि वाले हैं। जब उनकी समाप्त होगी तो मेष राशि के ऊपर शुरू हो जाएगी। अब मेष लग्न और मेष राशि के ऊपर 7.5 आएगी मार्च में जाकर, शुरुआती जो पहला ढैया होता है। 2 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर सिंगल ढैया चल रहा है इस समय, उनके भी काम रुके पड़े हैं, उनके भी काम बहुत धीमे होते हैं, वो भी बड़ी परेशानी में आकर कुंडली दिखाते हैं। कौन कौन है पता? एक तो जिनका चंद्रमा 4 नंबर राशि में है, दूसरा जिनका चंद्रमा 8 नंबर राशि में है।
कौन कौन होते हैं ये 4 और 8 वाले? 4 वाले होते हैं कर्क राशि वाले, इनके ऊपर शनि की ढैया लगी हुई है। 8 नंबर होते हैं वृश्चिक राशि वाले, ये मून साइन की बात कर रहा हूं मैं। कुछ लिख दिया करो, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला बोल रहा हूं। बताओ किस किस के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, कमेंट लाइन में लिख दो। वैसे मैंने बता दिया अब आपको, वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों पर शनि का ढैया चल रहा है। मीन, कुंभ और मकर पे 7.5 का एक एक स्टेप चल रहा है। तो शनिदेव जब अस्त होंगे, या माफ़ कीजिएगा वक्री होंगे, 29 जून को शनि संबंधित कितनी भी चीज़ें होंगी इनमें भारी उछाल आ जाएगा। सो आप लोग पहले ही ध्यान रखें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, जिम्मी, नीलम शर्मा, धनंजय कुमार, रितु मित्तल, सब सुन रहे हैं तो ठीक है। शनिदेव के बाद अब बात करते हैं बुध महाराज की। बुध का गोचर 31 मई तक अब वृष राशि में रहेगा। वृष राशि में अच्छा मेला लग रहा है ना। गुरु वृष में, सूर्य वृष में, बुध भी वृष राशि में। अच्छा, बुध ग्रह का बहुत बड़ा लिंक है हम सबके साथ। 31 मई तक ये रहेंगे वृष राशि में। बुध ग्रह बिजनेस का ग्रह है, ट्रेडिंग का ग्रह है। बुध बुद्धि का भी ग्रह है, बुध वाणी का भी ग्रह है। बुध रिश्तों में बहन है, भूआ है, बेटी है। जब कुंडली ना हो तो हम फिर सिम्टम्स, लक्षण देखते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं सामने जब क्लाइंट बैठता है कि बुआ के साथ कैसे संबंध हैं आपके, मौसी के साथ कैसे हैं, बेटियां कैसी हैं आपकी। अगर उनके आंसर पॉजिटिव मिलते जाएं तो हम कहते हैं कि भाई बुध अच्छा है। अगर उनके आंसर नेगेटिव मिलते जाएं तो हम कहते हैं कि भैया बुध ठीक नहीं है। अगर उनके आंसर मिक्स मिलते जाएं कि बुआ से मेरा प्यार तो बहुत है पर बुआ अपने घर में बड़ी परेशान है, तो हम कहते हैं भाई बुध को ट्यून करना वाला है।